बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 101 के लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे। लेक्चर 4 पे हम आ गए हैं। लेक्चर 4 जो है ना, फोर्स और न्यूटन्स लॉ के बारे में। फोर्स और न्यूटन्स लॉ के बारे में कहता है। पहला पॉइंट इसका ये कहता है कि हम कोई भी बॉडी वो मूव हो जाती है या रुक जाती है तो वो क्यों रुकती है, उसके लिए फोर्स ज़रूरी होती है। फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग। तो किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। हम लोग एक नेचुरल चीज़ हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ वो मूव कर रही है, कुछ टाइम के बाद या कुछ फासले के बाद वो रुक गई है, तो वो रुकती इस वजह से है कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकती है। अगर फ्रिक्शन लेस मोशन हो तो वो कभी भी ना रुके। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप टू चेंज द मोशन। तो किसी भी बॉडी की मोशन को चेंज करने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बॉडी मूव कर रही है, तो उसको एक गाड़ी मूव कर रही है, तो उसको हम रोकेंगे, तो उसको रोकने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होगी। तो वो जो है ना, उसकी मोशन को रोकने के लिए, तो उसको हम उस मोशन को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। जिस वजह से जो है ना मोशन के अंदर चेंज आएगा, रेजिस्टेंस पैदा होगी, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। और मोर इनर्शिया मींस इट हार्डर टू मेक अ बॉडी एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट। और ज़्यादा इनर्शिया जो है वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तीसरा पॉइंट न्यूटन फर्स्ट लॉ है। कोई भी बॉडी बॉडी रिमेन्स an object remain at rest or move with constant velocity unless acted upon by a net external force। कोई भी बॉडी जो है ना उस वक्त तक रेस्ट या मोशन में रहेगी जिस वक्त तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड एन इनर्शिया। तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम रेफरेंस को हम इनर्शिया कहते हैं। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ना, वो इनर्शिया को न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के ऊपर होल्ड होता है। ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि किसी भी बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा उसकी एक्सीलरेशन होगी। किसी भी बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी एक्सीलरेशन होगी। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर उस बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा इनर्शिया की ज़रूरत होगी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स मोर मास लीड्स टू लेस एक्सेलरेशन। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए उसके मास जितना कम होगा तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, जितना मास ज़्यादा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास ये कंबाइनेशन के बाद ये इक्वेशन बन जाती है। अगर हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें और उसकी जगह पर हम कोई कांस्टेंट लगाएं 1 2 3, तो हमारे पास आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है। और उसके बाद सेवंथ पॉइंट ये कहता है कि F इज इक्वल टू ma, वन रिलेशन बिटवीन थ्री क्वांटिटीज़। तो ये जो है ना, तीन क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन है, मास, एक्सेलरेशन और फोर्स। मास, वी मस्ट हैव सेपरेट वेज ऑफ मेजरिंग मास। तो मास का हमारे पास जो है ना एक नापने के लिए डिफरेंट जो है ना हमारे पास तरीक़ेकार हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन है, इसी तरह फोर्स है। फोर्स जो है ना वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज फोर्स। मास इज़ अ मेजर अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। जितनी भी अमाउंट उस बॉडी के अंदर कितनी भी अमाउंट होंगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ नोन एज
मास, तो कितनी भी किसी भी बॉडी के अंदर जितनी उसकी मैटर होगा वो उसका मास होगा। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, स्ट्रेच, स्प्रिंग और रिपल्जन टू लाइक चार्ज etc। अच्छा, दो तरह की फोर्सेस जो है ना, टू आइडेंटिकल कार्स हैव ट्विस्ट द मास ऑफ सिंगल वन। तो अगर दो कारें एक ही जैसी हों तो उनका मास डबल होगा एक सिंगल कार के बराबर। ठीक है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स पैदा होती है उसको हम नापने के लिए स्प्रिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। इस तरह हमारे पास 8 पॉइंट ये कहता है कि डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के हवाले से। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का m हो गया, एक्सीलरेशन की l और t का -स्क्वायर। तो m के मास किलोग्राम सिस्टम, MKS का मुखफ़फ़ होगा मास किलोग्राम सिस्टम। तो मास MKS सिस्टम में द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और उसको हम n से ज़ाहिर करते हैं। एक न्यूटन जो है ना, 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह फोर्स जो है दो तरह की फोर्स हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। इंटरनल फोर्स की एग्जांपल ये है कि जो किसी भी बॉडी के अंदरूनी फोर्स होती है, जैसे कि अट्रैक्शन ऑफ एटम्स। तो कोई भी बॉडी है उसके अंदर से जो उसके अंदर जो एटम है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो उसकी इंटरनल फोर्स होगी। और इसी तरह जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हम किसी भी चीज़ को ज़ाहिरी तौर पर खींच रहे हैं या उसको धक्का दे रहे हैं तो वो उसकी एक्सटर्नल फोर्स होगी। ठीक है। तो ये जो हमारे पास F = m है, ये हमें एक्सटर्नल फोर्स को ज़ाहिर करवाता है। 10th पॉइंट ये कहता है कि फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से इसको हम इनके जो कंपोनेंट हैं इनको आपस में सेपरेटली ऐड करेंगे। ठीक है। तो x को x के साथ, y को y के साथ ऐड करेंगे। इस तरह ग्रेविटी जो 11th पॉइंट है वो किसी भी मास के अंदर डायरेक्टली एक्ट करती है, मास के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करती है। ये बहुत एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि F = ma। सो अ बॉडी ऑफ अ मास 1 एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स mg। तो हमारे पास जितनी हमारे पास जो है ना ग्रेविटी होगी, जितनी हमारे पास मास होगा उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी। ठीक है। अगर ग्रेविटी कम होगी, यानी मास कम होगा तो ग्रेविटी उसकी कम होगी। तो ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्रेविटी जो है सबसे पहले ये इस चीज़ को जो है ना देखा गया था। गैलीलियो ने एस्टेब्लिश्ड अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट व्हेन ही ड्रॉप्ड डिफरेंट मासेस फ्रॉम फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो उसने जो है ना डिफरेंट मासेस गिराए थे पीसा के टावर के ऊपर से। तो उसके बाद उसने कहा था कि मास जो है ना बहुत डायरेक्ट एक्ट करता है ग्रेविटी के अंदर। अगर हवा बीच में ना हो तो तकरीबन सारी बॉडियाँ जितने भी मासेस हैं वो एक ही स्पीड से नीचे एक ही टाइम पर आएँ। उसके बाद 12 पॉइंट ये कहता है कि वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विच ग्रेविटी एक्सर्ट ऑन इट। तो फोर्स विद ग्रेविटी एक्सर्ट ऑन इट, मास के ऊपर जितनी ग्रेविटी एक्ट करती है वो उसकी वेट होती है। मास एंड वेट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। जो मास और वेट दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू यूज द स्प्रिंग बैलेंस टू वे अ किलो ग्रेप्स ऑन अर्थ। 1 किलो का अगर हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करें तो उसका 1 किलो जो है ना वो अर्थ के ऊपर होगा। तो वही सेम ग्रेप्स जो है वो हमारे पास 1.7 किलो जो है ना वो मून के ऊपर होंगे। इसका मतलब ये है कि मून के ऊपर ग्रेविटी कम होती है। तो इस तरह न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल
रिएक्शन होता है, हर फोर्स का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होती है। जैसे हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ माइनस एफ बी ए, वेयर एफ ए बी हमारे पास एक्सर्टेड फोर्स है और ए बी हमारे पास जो बी है हमारे पास जो रिएक्टेड फोर्स है, जो हमारे पास जो हमें रिएक्ट करके वापस आती है। तो अगर हम इन दैट केस अगर हम अपने से ये पूछें कि ये ऐसा ट्रू नहीं है, तो इस सिस्टम में जो दो बॉडीज़ हैं वो आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग हो, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन हमारे पास बिल्कुल बराबर रिएक्शन में आएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स दोनों के ऊपर एक्ट होगी। इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर हम इफ एन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, व्हाई डज अ बॉडी एक्सेलरेट एट ऑल। तो ये इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं तो बॉडी एक्सेलरेट क्यों करती है। बॉडी एक्सेलरेट जो करती है वो नेट, इसका आंसर ये है कि बॉडी एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मस्ट कंसीडर द नेट फोर्स। नेट फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट करती है। तो अर्थ पुल्स अ स्टोन्स टुवर्ड्स इट्स काज इट एक्सेलरेट बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। जो किसी भी जो पत्थर को जो ज़मीन अपनी तरफ खींचती है वो इस वजह से खींचती है, वो इस वजह से उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर नेट फोर्स है। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हम यूज़ करें तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो है ना पत्थर भी ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इस वजह पत्थर अपनी ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, इस वजह से ज़मीन की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि ज़मीन का मास ज़्यादा है। इस वजह से मास ऑफ द अर्थ इज सो लार्ज वी आर एबल टू सी एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन एंड। इसी वजह से हम जो है ना मास का जो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से हम सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर की एक्सीलरेशन को ही देख सकते हैं, ज़मीन की एक्सीलरेशन को नहीं देख सकते। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।